वेलकम बैक डियर स्टूडेंट। आपका दोबारा से स्वागत किया जाता है आपके डिजिटल प्लेटफॉर्म द उद्यन अकेडमी। मैं दीपक पांचाल आपका फिर से स्वागत करता हूँ। आज बेटा आपके लिए जो ये सेशन हम लेकर आए हैं, इस सेशन में हम 10th की दूसरी वीडियो लेकर आए हैं, जिसमें हमने पहली वीडियो में देखा था एसिड को क्लासीफाइड किया था, बेस को क्लासीफाइड किया था। आज उसी बात को हम आगे बढ़ाते हुए अब हम देखने जा रहे हैं केमिकल रिएक्शंस ऑफ एसिड एंड केमिकल रिएक्शंस ऑफ बेस। इसका मीनिंग ये है कि जो एसिड्स होती हैं वो अलग अलग सब्सटेंसेस के साथ रिएक्शन करके कैसी प्रॉपर्टी शो करते हैं और कैसी प्रॉपर्टी शो नहीं करते। आइए बेटा देरी ना करते हुए हम जल्दी से इस चीज को देखें। तो हमारा आज का पॉइंट हो जाएगा केमिकल रिएक्शंस ऑफ एसिड्स। पहले एसिड्स की रिएक्शन देख लेते हैं केमिकल, कि एसिड किस तरीके की प्रॉपर्टी शो करता है दूसरे सब्सटेंसेस के साथ रिएक्शन करके। एसिड किस तरह की प्रॉपर्टी शो करता है दूसरे सब्सटेंसेस के साथ रिएक्शन करके। पहले हम जरा इसको देख लेते हैं एक बार। ठीक है बच्चा, चलो सबसे पहले देख लेते हैं रिएक्शन। जब एसिड किसी मेटल के साथ रिएक्शन करता है तो किस तरीके की प्रॉपर्टी शो करता है, एक बार इस चीज को हम देख लेते हैं। अगर एसिड किसी मेटल के साथ रिएक्शन शो करे तो किस तरीके की प्रॉपर्टी शो करेगा, एक बार देखो। पहला है रिएक्शन विद मेटल। अगर एसिड की रिएक्शन मेटल के साथ करेंगे तो वो कैसी रिएक्शन शो करेगा और कैसे नहीं। पहले स्टेटमेंट को सुनो, फिर ध्यान से हम समझेंगे। पहले दो बातें आपको जाननी जरूरी है। क्या बातें जाननी जरूरी है कि ये दो बातें जान लो। नोट में लिखवा रहा हूं मैं आपको ये बात, क्योंकि ये आगे रिएक्शंस में भी काम आएगी और यहाँ पर भी काम आएगी। क्या कि पहली बात ये जान लो, मेटल्स जो होती है, जो मेटल्स होती है हैव बेसिक या मेटल्स आर बेसिक इन नेचर। मेटल्स आर बेसिक इन नेचर। जो मेटल्स का नेचर होता है वो बेसिक नेचर का होता है। ठीक है, यानी कि आप ये भी कह सकते हैं जो नेचर का किस नाम से जाना जा सकता है, ये एल्कली, या फिर कभी कभी आपको एल्केलाइन भी लिखा मिल सकता है मेटल्स के साथ। एल्कली मेटल या फिर एल्केलाइन मेटल, ये दोनों वर्ड आपको लिखे हुए मिल सकते हैं। दूसरी बात ये जाननी है कि जो मेटल ऑक्साइड्स होंगे, जो मेटल ऑक्साइड्स होंगे वो भी बेसिक इन नेचर के होते हैं। मेटल है तो मेटल्स ऑक्साइड ही होंगे। तो मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। जो मेटल ऑक्साइड्स होंगे वो भी बेसिक होंगे नेचर में। एक बात ये हो गई। दूसरी बात ये आ जाती है, जो नॉन मेटल्स होती है जब ये बेसिक है नेचर में तो वो एसिडिक होंगी। तो ये हो जाएगा कि नॉन मेटल्स आर एसिडिक इन नेचर। एसिडिक इन नेचर, नॉन मेटल्स एसिडिक होती है नेचर में। उसी तरीके से जैसे बेटा यहाँ पर देखा हमने कि मेटल्स बेसिक इन नेचर, वैसे ही यहाँ पर हमने देखा मेटल ऑक्साइड, तो वैसे ही होगा मेटल नॉन मेटल ऑक्साइड। तो नॉन मेटल ऑक्साइड्स का नेचर एसिडिक होता है। नॉन मेटल ऑक्साइड्स जो होंगे, अगर हम ये देखें कि नॉन मेटल ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर, ये भी बात आपको याद है। ठीक है, अब अगर कुछ बच्चों के माइंड में ये प्रॉब्लम आ रही है कि हम कैसे पता लगाए कि ये मेटल एसिडिक होगी नेचर में, कैसे नॉन मेटल्स मेटल्स जो होगी बेसिक होगी नेचर में, नॉन मेटल्स एसिडिक होगी नेचर में। तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा कुछ इस तरीके से। देखो, जब किसी भी सब्सटेंस को, या मान के चलो अगर हमने किसी मेटल को वाटर में मिला दिया, किसमें मिलाया बच्चा, वाटर में मिलाया। तो जब वाटर में मिलाती हैं तो वाटर में मिलाने के बाद ये रेस्पेक्टिव बेस बनाएगी। मतलब जो मेटल है इसी का रेस्पेक्टिव अगर ये बेस फॉर्म करे, इसी का रेस्पेक्टिव बेस फॉर्म करे, तो इस मेटल का नेचर कैसा हो जाएगा, आप कहेंगे जी बेसिक हो जाएगा, क्योंकि बेस का नेचर तो बेसिक होता है। वैसे ही अगर कोई
मेटल ऑक्साइड है, अगर कोई मेटल ऑक्साइड है उसको भी हम वाटर के साथ रिएक्ट कराते हैं और ये भी उसका क्या बनाए, रेस्पेक्टिव बेस बनाए। यहाँ लिख देता हूँ मैं, रेस्पेक्टिव बेस लिख देता हूँ यहाँ पर वर्ड में, रेस्पेक्टिव बेस बनाए। ये भी अगर रेस्पेक्टिव बेस बनाए तो इसके नेचर को भी प्यारे बच्चों क्या बोलेंगे हम, बेसिक। ठीक है, इसमें भी कैसा नेचर हो जाएगा बेटा, बेसिक हो जाएगा। अब आप कहेंगे जी एग्जाम्पल भी, तो बिल्कुल एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसा मैंने आपको पहले बताया था, किसी भी बात को रटने की जरूरत नहीं है, इन सभी बात को एक स्टेटमेंटल फॉर्म में याद रखें। कैसे, देखो मेटल के साथ अगर मान के चलो हमने सोडियम ले लिया, सोडियम की जब रिएक्शन कराती हैं तो ये बनाता है, ये सोडियम की रिएक्शन वाटर के साथ कराएंगे तो ये बनाता है NaOH। ये क्या है, बेस, जैसे हम पहले पढ़ चुके। तो इसके अंदर नेचर कैसा होगा, तो आप कहेंगे जी बेसिक नेचर होगा। चलो अब अगर हम Na2O जो कि वाटर है, सॉरी मेटल ऑक्साइड है, इसकी रिएक्शन भी किसी के साथ कराएंगे, वाटर के साथ कराएंगे, तो प्यारे बच्चों ये भी बनाएगा NaOH, लेकिन अब की बार ट्वाइस हो जाएगा, इसीलिए ये भी एक बेस हो गया इस मेटल ऑक्साइड का। तो इसमें भी बेटा कैसा नेचर हो गया, तो आप कहेंगे जी अब की बात होने से। समझ में आ गई बात ये। तो हम अगर किसी मेटल या मेटल ऑक्साइड की रिएक्शन वाटर के साथ कराते हैं, मेटल या फिर मेटल ऑक्साइड की रिएक्शन में वाटर के साथ कराते हैं, तो डियर स्टूडेंट वो बनाएगा रेस्पेक्टिव बेस, और उस रेस्पेक्टिव बेस बनाने की वजह से हम उस मेटल को या मेटल ऑक्साइड को क्या बोलते हैं बच्चा, उसे बोलते हैं बेटा हम बेसिक। उसे क्या बोलते हैं, बेसिक। उसके अंदर नेचर कैसा होगा, बेसिक, और उसे एक बेस के तरीके से ट्रीट करेंगे। कैसे ट्रीट करेंगे, एक बेस के तरीके से ट्रीट करेंगे। अब आगे देखते हैं स्टेटमेंट नॉन मेटल वाले का एग्जांपल देख लेते हैं, फिर अपनी इस इक्वेशन को करेंगे क्योंकि इनका बहुत इंपॉर्टेंस है। चलो अब अगर हम नॉन मेटल का देखें, जैसे CO2 ले लिया, कार्बन एक नॉन मेटल है, कार्बन एक नॉन मेटल है, और ये इसका क्या हो गया, नॉन मेटल ऑक्साइड हो गया। जब हम इसकी रिएक्शन वाटर के साथ कराएंगे तो ये बनाता है H2CO3। इसका क्या नाम है, इसका, तो आप कहेंगे मैंने बताया था इसका नाम है कार्बोनिक एसिड। इसका क्या नाम है, कार्बोनिक एसिड। कार्बन था, कार्बन ने अपना एसिड बना दिया, अपने रेस्पेक्ट में एसिड बना दिया, तो इसी वजह से इसका नेचर कैसा हो गया, तो आपने कह दिया जी एसिडिक हो गया नेचर। तो ये कैसे बिहेव करेगा, तो आप कहेंगे जी ये बिहेव करेगा, बिहेव एज एन एसिड। कैसे बिहेव करेगा, एसिड के तरीके से बिहेव करेगा। ये दो बातें आई होप सो आपको बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो गई होगी। अब हम इससे आगे चलते हैं अपनी केमिकल रिएक्शन। ठीक है, इसके बहुत सारे एग्जाम्पल है, जैसे जैसे बातें आएगी आपको समझाते चल जाएगी। अब बात आती है कि जब किसी भी मेटल की रिएक्शन करते हैं हम एसिड के साथ तो क्या बनाएगा। देखो मैं बता देता हूँ, यहाँ पर ले लेता हूँ मैं, सोल्ट में फॉर्म द सॉल्ट, क्या बनाएगा, सोल्ट बनाएगा, और प्लस में हाइड्रोजन गैस लिबरेट करेगा। प्लस में क्या करेगा, हाइड्रोजन गैस को लिबरेट करेगा। आपसे ये बात क्वेश्चन पूछने के तरीके बहुत सारे हैं, इस स्टेटमेंट को पूछने के क्वेश्चंस बहुत सारे तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एक बार जरा ध्यान से ये समझना कि क्वेश्चन कैसे पूछेगा। पहले मैं एग्जांपल, अच्छा स्टेटमेंट क्या लिख रहा हूँ, मैंने शॉर्ट में लिखा है। स्टेटमेंट क्या लिखेंगे कि व्हेन अ मेटल रिएक्ट विद एन एसिड, व्हेन अ मेटल रिएक्ट विद एन एसिड इट फॉर्म्स सॉल्ट एंड लिबरेट द हाइड्रोजन गैस। जब किसी मेटल की रिएक्शन हम एसिड के साथ कराते हैं तो वो सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस को लिबरेट करता है। आपको स्टेटमेंट में इसको किस तरीके से लिखना है। चलो रिएक्शन करा दो, जिंक की रिएक्शन करा दी आपने HCl के साथ जी साहब। जैसे रिएक्शन कराई तो इसमें बनाया ZnCl2 प्लस H2। क्या है बच्चों, ये क्या है, ये है जी सॉल्ट। ये क्या है,
आपका आंसर हो जाएगा कि ये है हाइड्रोजन गैस। क्या है? हाइड्रोजन गैस। यहाँ मैं एक वर्ड यूज कर रहा हूँ, लिबरेट। हाउ टू आइडेंटिफाई कि इस इक्वेशन में लिबरेशन हो रहा है। हम कैसे आइडेंटिफाई करें कि इस इक्वेशन में लिबरेशन हो रहा है? तो इस चीज को देखने के लिए हम क्या काम करेंगे कि ये जो सिंबल मैंने बनाया है, ये वाला सिंबल, ध्यान समझना, ये सिंबल प्यारे बच्चों इस बात को रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो गैस है वो लिबरेट हो रही है, मतलब उस जो कंटेनर था उससे बाहर निकल रही है, इवोल्व हो रही है। इसका मीनिंग ये, अगर बाय चांस ये एरो नीचे की ओर होता तो ये बन जाता पीपीटी। अगर किसी के लिए ये एरो नीचे की ओर हो जाता है तो वो बनाता है पीपीटी। इसका मतलब कि प्रेसिपिटेट फॉर्म हो जाती है रिएक्शन में, जो नीचे सरफेस बॉटम में यानी सॉल्यूशन में नीचे बैठ जाती है। ठीक, ये आप तक बात है। लेकिन कुछ बच्चों का तो मानना ही है कि मुझे समझ नहीं आई। कोई बात नहीं, आपको समझ नहीं है, हम आराम से अब एक और तरीके से समझते हैं, जैसे हमारा बेसिक था, इसीलिए तो हम हैं आपके साथ। देखो कैसे, आपको पता है मेटल ऑलवेज लूज द इलेक्ट्रॉन्स। ये भी बात पता है कि मेटल हमेशा इलेक्ट्रॉन्स को लूज करती है। बस आपको हल्का सा यहाँ ये काम याद रखना है, कौन सी मेटल कितने इलेक्ट्रॉन्स लूज करती है, यानी कि किस मेटल की वैलेंसी क्या होती है। बस इस पर 10% काम कर दो, कोई दिक्कत नहीं। जिंक होती है जी साहब, ये जिंक ने क्या काम किया, अपने 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए और अपने आप को +2 में कन्वर्ट कर दिया, कटायन में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, मेटल्स जो होती है वो पॉजिटिव आयन रखती है, पॉजिटिव आयन रखती है, इलेक्ट्रॉन्स को लूज करती है। ये एसिड कह रहे हो जी आप, मान लिया जी हमने एसिड, जब आपने इसे एसिड बोला तो ये हाइड्रोजन को भी रिलीज करेगा जी, कर दिया रिलीज। तो इसने कॉन्जुगेट बेस भी रिलीज कर दिया जी, कर दिया रिलीज, डन। अब प्यारे बच्चों यहाँ पर एक प्रॉब्लम इस बात की आई कि यहाँ पर मैंने आपको बताया है, या आप फिर से समझ लो, जो आज हमारे साथ नहीं है वो एक बार फिर से समझ लो कि अगर कोई भी कंपाउंड बनाया जाता है, कोई भी कंपाउंड, एक स्टेबल कंपाउंड बनाया जाता है, तो उसमें 2 आयंस होते हैं। एक हिस्सा होता है पॉजिटिव और माय डियर स्टूडेंट एक हिस्सा होता है नेगेटिव। जब तक किसी कंपाउंड के अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव हिस्सा बैलेंस में नहीं होगा तब तक वो स्टेबल नहीं होगा। ठीक है, जैसे अभी मैंने एग्जाम्पल जो लिखा HCl, इसमें जितना हिस्सा पॉजिटिव है उतना हिस्सा नेगेटिव है। देखो इसमें पॉजिटिव वाला है 1 और नेगेटिव वाला भी 1 है। अगर ये अनबैलेंस होते तो ये स्टेबल नहीं। डन, चलो, तो हमने यही देखा कि अगर मैं कोई कंपाउंड बनाता हूँ, इन दोनों को तो मैं मिला नहीं सकता, तो नहीं मिला सकता क्योंकि ये बन जाएगा। और किसी भी केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट की प्रॉपर्टी अलग होती है और प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी अलग होती है। ये एक स्पेसिफिक केमिकल रिएक्शंस की प्रॉपर्टी है। किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर जो प्रॉपर्टी होगी रिएक्टेंट की वो डिफरेंट होती है, और जो प्रॉपर्टी होती है प्रोडक्ट की वो डिफरेंट होती है। ये केमिकल रिएक्शंस के कैरेक्टरिस्टिक्स है। कलर से भी आइडेंटिफाई करते हैं, प्रॉपर्टी से भी आइडेंटिफाई करते हैं, स्टेट से भी आइडेंटिफाई करते हैं। दे आर डिफरेंट मेथड टू आइडेंटिफाई द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द केमिकल रिएक्शन। तो यहाँ हमने देखा, जब हमने इसे देखा तो ये पॉजिटिव जो है, ये नेगेटिव जो है, ये इसके साथ चला जाएगा। चलो जी, अब हम मैथमेटिकल इक्वेशन की तरह ऐड करते हैं। लेफ्ट साइड लेफ्ट में जिंक और प्लस HCl। अब ये इसके साथ, चलो यहाँ समझाता हूँ अलग से। एक जिंक है जी साहब जिस पर 2 चार्ज है, एक क्लोरीन है जी साहब जिस पर माइनस का 1 चार्ज। इसके 2 को मैंने यहाँ लिखा, इसके 1 को मैंने यहाँ लिखा। 9 की बात हुई, इसे इसके साथ, इसे इसके साथ, तो ये बात आ गई ZnCl2। तो पक्का पता चल गया मुझे कि जब मैं Zn और Cl2 को मिलाऊंगा तो ZnCl2 केमिकल फॉर्मूला बनेगा। बचा क्या, ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा। एक हाइड्रोजन को चाहिए 1 इलेक्ट्रॉन, लेकिन 1 इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा। हाइड्रोजन जो है वो एक गैस होती है और ऑल गैसेस आर डाई एटॉमिक, सभी की सभी डाई एटॉमिक होती है गैसेस। तो हम क्या काम करेंगे जी, इसके एटम को बढ़ा लेंगे,
ये भी 2 हो जाएगा, ये भी 2 हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ा। डोंट वरी, कोई फर्क नहीं पड़ा। अगर किसी भी एक केमिकल रिएक्शन के अंदर सेम नंबर से मल्टीप्लाई, सेम नंबर से डिवाइड करो, दे आर नो डिफरेंस, कोई डिफरेंस नहीं होता, सिर्फ अमाउंट कम और ज़्यादा हो जाता है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स पर कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ से जब हमने ऐसा किया करने के बाद ये बन जाएगा H2 और ये हो गया। बताओ जी, रटने की जरूरत पड़ी सर? मुझे नहीं लगता आपको रटने की जरूरत पड़ी। इट्स सो इजी मैथड, ये बहुत इजी है। एक बार इसे देखो, कैप्चर कर लो, मैं साइड हो जाता हूँ। ठीक, कर लिया होगा। अब मैं दूसरी रिएक्शन समझाता हूँ, इसी पर बेस्ड मैं दूसरी क्या रिएक्शन समझाता हूँ, ताकि आपको, ये तो हो गई समझाने वाली, दूसरी बहुत आराम से समझेंगे, टेंशन वाली कोई बात नहीं है, बहुत इजी। सोडियम के साथ हमने रिएक्शन करा दी, सोडियम के साथ हमने रिएक्शन करा दी H2SO4, इसकी रिएक्शन कराई H2SO4। ये बहुत इजी सी बात है कि ये H2 और Na2SO4 बनाएगा और H2 हाइड्रोजन को लिगेट करेगा। बात आती है सोडियम की, चलो जी सोडियम को देखिए, सोडियम पर 1 प्लस का चार्ज होता है, तो इसका मतलब ये एक ही इलेक्ट्रॉन को लिगेट करेगा। H2SO4 ये जो एसिड है, जब ये टूटता है तो ये 2H प्लस और प्यारे बच्चों H2SO4 2 माइनस। जब हमने इसको लेफ्ट साइड लेफ्ट में, राइट साइड राइट में ऐड करी, तो ये बन गया Na2SO4, ये वाला पार्ट इस वाले पार्ट के साथ, समझ लो बात को, ये वाला हिस्सा जो है इस वाले हिस्से के साथ चला जाएगा। तो देख लो वही वाली बात कि Na प्लस यानी कि 1 प्लस का, SO4 2 माइनस यानी कि माइनस का थी। यहाँ सिंबल लिखने की आपको कोई रिक्वायरमेंट नहीं, ऐसे और ऐसे, और फॉर्मूला बनकर तैयार हो गया Na2SO4। तो यहाँ पर फॉर्मूला बन गया Na2SO4 प्लस और H, ये तो 2 था, लेकिन प्रॉब्लम ये होगी कि एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ तो 2 पहले से, आपकी बात उल्टी होगी, कोई बात नहीं, यहाँ 2 कर दो, यहाँ 2 कर दो, कोई इशू, ठीक है, कोई भी इशू नहीं है। ये हो गई थी रिएक्शन। इतनी बात समझ में आ गई क्या? बोलो, आई होप सो आपको ये बात बहुत इजी तरीके से समझ में आ गई होगी। इसमें आपको लेकर कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। डन है बात। अब ऐसा ही आपसे दूसरी रिएक्शन में पूछा जाता है, दूसरी केमिकल रिएक्शन आती है जब एसिड रिएक्शन करता है मेटल ऑक्साइड्स के साथ। किसके साथ? एसिड रिएक्शन करता है मेटल ऑक्साइड्स के साथ। तो हम लिखेंगे रिएक्शन विद मेटल ऑक्साइड्स, रिएक्शन विद मेटल ऑक्साइड्स। अभी मैंने बताया मेटल ऑक्साइड्स का नेचर कैसा होता है, यहाँ लिख लो समझने के लिए, अपनी सुविधा के लिए। बेसिक होता है। कैसा नेचर होता है? बेसिक होता है प्यारे बच्चों, बेसिक नेचर होता है। और एसिड के साथ तो रिएक्शन करा ही रहे हैं हम, एसिड के साथ कोई भी ले लो। चलो मैंने ले लिया ZnO, जिंक ऑक्साइड, इसकी रिएक्शन करा दी मैंने HCl के साथ। आप बार बार कहेंगे सर HCl लेनी है, कोई बात नहीं, लो डियर स्टूडेंट, हमने HNO3 ले लिया, नाइट्रिक एसिड ले लिया। जब ये इसके साथ रिएक्शन करेगा तो ये बनाएगा जिंक नाइट्रेट और प्लस में H2O लिबरेट करेगा। क्यों करेगा H2O? यानी कि वाटर को रिलीज करेगा। ध्यान से समझना, इसकी रिएक्शन इसके साथ वैसे ही जैसे ऊपर किया। जिंक अगर ऑक्साइड को हम डिसोसिएट करते हैं उसके आयंस में, तो Zn+O और O2 माइनस। क्लियर? चलो HNO3 को हमने तोड़ दिया उसके आयंस में, एसिड है तो हाइड्रोजन आयन देगा जी। H+ कह दिया सर, और NO3 2 माइनस दे दिया जी, NO3 माइनस दे दिया जी। ठीक है, चलो अब देखो बिल्कुल वैसे ही ऐड किया हमने जैसे पहले ऐड किया था, कर दिया ऐड। ये हो गया आपका ZnO प्लस HNO3 साहब, यहाँ ट्वाइस आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया इतना। जब इसने इसके साथ रिएक्शन करी तो ये पॉजिटिव वाला हिस्सा इस नेगेटिव वाले के साथ ऐड होगा। और फॉर्मूला क्या बनेगा देखना जरा, फॉर्मूला क्या बनेगा? Zn पर है 2 प्लस का,
NO3 पर है माइनस का 1 यानी कि 1, ये इसके साथ ये होगा ZnNO3 ट्वाइस, तो बना दो ZnNO3 ट्वाइस, और एक हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन। जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलते हैं, ये बात आपको आराम से पता है कि वो सिर्फ एक चीज बनाते हैं, वो है वाटर। वो क्या है? वाटर। बस इसको हम बैलेंस कर देंगे, 2 से ये 2 से, क्योंकि 2 तभी तो होगा। अब 2 हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन, 2 हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन, बन गया वाटर। इजी। अब बताओ बेटा, आपको इतनी बात समझ में आ गई? आई होप सो आपको ये बात आराम से समझ में आ गई होगी, और इतनी इजी तरीके से आपको फुल डिटेल में कौन से ने किसके साथ रिएक्शन करें। किसी को ये बात थोड़ी सी टफ लग सकती है, या आप ये कह सकते हैं कि किसी को ये स्टार्टिंग में थोड़ा सा लग सकता है कि सर इतने लेंथी समझा रहे हैं, लेकिन डरने वाली कोई बात नहीं है। आपको ये बात अभी तो टफ लग रही है, लेकिन जैसे ही आप इसके लिए फैमिलियर हो जाएंगे, आपको ये चीज करने की जरूरत ही नहीं है। 1-2 बार जैसे प्रैक्टिस करेंगे, वैसे ही आपको ये चीज अच्छे तरीके से हो जाएगी, और होने के बाद आप इससे हैबिचुअल होकर सीधा स्टेटमेंट लिखेंगे। कोई ये कहता है केमिकल इक्वेशन मुझे रटनी पड़ती है, मेरा आपसे वादा है कि रटने की जरूरत नहीं है, यूं हो जाएगी। क्लियर? अगर आपको हमारी वीडियो से कुछ फायदा हो रहा है तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।